ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत डिस्कस हो रहे हैं आजकल मीडिया पे। मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को आज एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देते हैं दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से, और अगर आप इसको स्टडी करें द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के माबैन, ये अमरीकी ज़रूरतों के ताबे हैं। जब अमरीका को पाकिस्तान की ज़रूरत होती रही है, ताल्लुकात बहुत अच्छे, लेकिन जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, पाकिस्तान पे पाबंदियां लग जाती हैं। लियाकत अली खान साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे। प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने उनसे पाकिस्तान में एयर बेसिस मांगी फॉर्मर सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए। लियाकत अली खान साहब ने इनकार किया। 1956 आता है, प्राइम मिनिस्टर थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब। उस वक्त प्रेसिडेंट आइजनहावर थे अमेरिका में। उन्होंने फिर से डिमांड की एयर बेसिस की, उन्होंने कबूल कर लिया जी, ताल्लुकात अच्छे हो। अब दौर आता है अयूब खान साहब का। अयूब खान साहब अमेरिका का दौरा करते हैं, बड़ा अच्छा जबरदस्त उनको प्रोटोकॉल मिलता है, रिसीव किया जाता है एयरपोर्ट पे। कुछ मनाजर आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद फिर कहानी को आगे लेके चलते हैं। देखिए। First to greet President Ayub is American President John F. Kennedy. I have no doubt that our area of understanding will enlarge as a result of it, and our friendship will get stronger. Full military honors are paid to President Ayub. तो क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की सरजमीन चाहिए होती है फॉर्मर सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए, प्रेसिडेंट अयूब वो जगह प्रोवाइड करते हैं, उनको ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं, माली इमदाद भी दी जाती है, फौजी इमदाद भी दी जाती है पाकिस्तान को। लेकिन 1965 की वॉर होती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन, और फिर अमेरिका पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है कि जो इमदाद दी थी पाकिस्तान को अमेरिका ने, वो इमदाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग के लिए इस्तेमाल की है, लिहाजा वो इमदाद बंद कर दी जाती है, पाकिस्तान पे पाबंदियां लग जाती है। अब आता है 1971, भुट्टो साहब का दौर, और ईस्ट पाकिस्तान, फॉल ऑफ ढाका, सकूते ढाका। आप लोगों को पता है बड़ा दर्दनाक एक चैप्टर है हमारी हिस्ट्री में। तो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अमेरिका कोई मदद करेगा, अमेरिका वादे भी करता है कि बहरी बेड़े प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, लेकिन जब भारत हमला करता है मशरकी पाकिस्तान पे, अमेरिका कोई मदद नहीं करता। भुट्टो साहब यूनाइटेड नेशंस जाते हैं, जनरल असेंबली में गुस्से का इजहार किस तरह से करते हैं, देखिए। I will not take back a document of surrender from the Security Council. The Security Council has failed miserably, shameful. All right, so what if Dhaka falls? So what if the whole of East Pakistan falls? So what if the whole of West Pakistan falls? So what if we are obliterated? We'll build a new Pakistan. We'll build a better Pakistan. We'll build a greater Pakistan. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country harkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. तो ये बड़ा मशहूर ये जुमले थे जुल्फिकार अली भुट्टो के, जब वो कुछ कागजात भी फाड़ते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में और वापस आ जाते हैं मशरकी पाकिस्तान का जो सानिया होता है इतना बड़ा, उसके नतीजे में फिर 1974 आता है और भारत एटमी धमाके का तजर्बा करता है। अब भुट्टो साहब ये कहते हैं घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। अमेरिका पाकिस्तान को ये कहता है कि प्लीज आप एटम बम ना बनाएं, और प्रेसिडेंट उस वक्त के होते हैं जिमी कार्टर, वो जुल्फिकार अली भुट्टो को धमकियां भी देते हैं कि ये ना करें, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट फैसला करती है इसको परसू किया जाएगा एटमी प्रोग्राम को। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे जुल्फिकार अली भुट्टो क्या कहते हैं, सुनिए। My government policy is not to have a nuclear bomb. But at the same time, I have said that why should we be prevented from advancement in nuclear technology? We cannot be stopped from using this process for our peaceful needs, for our needs of fuel. And argument hinges on it. No, that we do not want Pakistan to have this capability. The point is, I make it clear that I am not going to convert this capability for purposes of war. This assurance I have given solemnly, and inshallah the people of Pakistan will see that I will complete the mission for this great nation. ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि पर्पसेस ऑफ वॉर के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, लेकिन हम परसू जरूर करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को। अमेरिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां बहुत लगती हैं, कायम रहती हैं। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट कुछ और फैसले करती है इंटरनेशनल लेवल पे। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसके बारे में आप तो मशहूर है ना, OIC। अच्छा, फलस्तीन में ये हो गया OIC। अच्छा, कश्मीर में ये हो गया OIC।
अब तो इसके बारे में ये मशहूर है, लेकिन उस जमाने में अमेरिका को बड़ी तकलीफ थी इस बात की, और तेल के हवाले से उन्होंने कहा कि ये इकट्ठे अगर इत्तेहाद कर लेंगे तमाम मुस्लिम ममालिक जहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन हो चुका हुआ है तो हमारा तो काम बड़ा खराब होगा। हेनरी किसिंजर जुल्फिकार अली भुट्टो को धमकी देते हैं, वी विल मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ यू, और उसके बाद क्या होता है वो तारीख के औराक में रकम है। आगे बढ़ते हैं जी, जनरल ज़ियाउल हक का दौर आता है, अफगान वॉर शुरू हो जाती है, अमेरिका फॉर्मर सोवियत यूनियन के दरमियान बाकायदा फड्डा शुरू है और अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ जाती है। अफगानिस्तान में जंग के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। जनरल ज़ियाउल हक साहब कहते हैं जी अब हमारी दोस्ती है, हम भरपूर आपके साथ ताउन करेंगे, और पाकिस्तान अमेरिका की आंखों का तारा बन जाता है और पाकिस्तान दुनिया में सेकंड नंबर पे वो मुल्क बन जाता है जिसको सबसे ज्यादा अमेरिकी एड मिल रही है आफ्टर इजराइल, यानी कि इजराइल के बाद सबसे ज्यादा अगर इमदाद मिल रही थी माली उस टाइम पर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 1987 तक वो पाकिस्तान को मिल रही थी। और जनरल ज़ियाउल हक इस दोस्ती का जिक्र कैसे करते हैं ये सुनिए। This is because of the perpetual freshness, the vibrant dynamism, and the ceaseless, I take it as as a visit of a great importance for renewal and reaffirmation. Renewal of a friendship that has traversed many ups and downs, but that you and I have a rendezvous with destiny. Spread this America, Mr. President, to areas other than the United States of America. You will never find Pakistanis faltering. We'll be there right behind you, give you the helping hand if we can at the moment that you wish us to do so. तो जनरल ज़ियाउल हक ने तो ये कह दिया that we will be right behind you, लेकिन अमेरिका did not stay right behind us। 1988 में जब फॉर्मर सोवियत यूनियन को मात होती है, शिकस्त होती है जंग के अंदर, तो फिर पाकिस्तान की जरूरत नहीं रहती अमेरिका को, और एक बार फिर पाकिस्तान पर माली और फौजी पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं और माली इमदाद भी मुनक़ते हो जाती है। वो पाकिस्तान जो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा एड मिल रही थी, टोटल एड जो है वो बंद कर दी जाती है। 90s प्रेसलर पाबंदियां लगाई जाती हैं जी। 90s आती है, 90 की दिहाई, अब अमेरिका पाकिस्तान भारत की तरफ झुका हुआ है और पाकिस्तान को कह रहा है कि कश्मीर में आप लोग दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहती है, रियासत पाकिस्तान ये कहती है कि जी कश्मीर में तो भारत दहशतगर्दी कर रहे हैं, इतने फौजी उन्होंने भेजे हुए, रोजाना वहां पे सिविल राइट्स ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और आप हमें कह रहे हैं। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, आप अपना रवैया दुरुस्त करें, लेकिन अगर ना किया तो दहशतगर्दी को फरोग देने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान को शामिल करेंगे। और पाकिस्तान को प्रोजेक्ट किया जाता है, जितने इंटरनेशनल जरीदे हैं ना बड़े बड़े, ये टाइम्स और न्यूज वीक और बहुत सारे, उनमें बाकायदा मुख्तलिफ मज़ामीन शाया होते हैं और एक प्रोजेक्शन की जाती है पाकिस्तान की एज इफ इट इज अ फेल्ड स्टेट। फेल्ड स्टेट, आपको वो टर्म याद हो। 1995 आता है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का दौर, अमेरिका के साथ डील होती है F-16 तैयारों के लिए। $568 मिलियन पाकिस्तान अमेरिका को देता है F-16 तैयारे खरीदने के लिए, और जब डिलीवरी की डेट आती है, टाइम आता है, अमेरिका मुकर जाता है, तैयारे नहीं देता और पाबंदियों का जिक्र करता है। लेकिन मोहतरमा फिर भी क्या कह रही हैं उस टाइम पर, ये सुनिए। I'm here also to try and unfreeze the relations between our two countries. Pakistan and the United States have worked closely together in the past, and we're working closely together in peacekeeping even today. We'd like to work with the United States to promote non-proliferation. Unfortunately, we see the Pressler Amendment as an obstacle in the way of non-proliferation. So we share the same goals, and we're here to find ways in which we can reach those goals which are so important to world peace and stability. Our relationship has broadened. It's trade, not aid. यानी कि त्यारे रोके जाते हैं इस ये कह के कि नॉन प्रोलिफरेशन, ये असलहे की जो दौड़ है ये खत्म होनी चाहिए दुनिया में से। खुद जितने मर्जी असला अमेरिका बनाई जा रहा है एटमी, लेकिन वो पाकिस्तान को कहते हैं जी कि आप इसको रोके, रिवर्स स्केल लगाएं। तो वो नॉन प्रोलिफरेशन के हवाले से मोहतरमा ये फरमा रही थी कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ये जो फ्रोजन है ताल्लुकात, सरदमोरी का शिकार है, से हमें आगे निकलना चाहिए। बहरहाल जी 1998 में रियासत पाकिस्तान अमेरिका को धमकी देती है कि अगर आपने हमें त्यारे ना दिया, आपने हमसे पेमेंट भी ले ली है $568 मिलियन, गरीब मुल्क जहां पे लोगों को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है, हमने दिया, आप हमें त्यारे तो दें, नहीं तो हम इंटरनेशनल लेवल पे अदालत से रुजू करेंगे। फिर अमेरिका $464 मिलियन की पेमेंट करता है कैश में और $60 मिलियन की गंदम फराहम करता है, और वो जो F-16 त्यारे थे वो फिर भी नहीं देता कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत ना हो जाए। वो न्यूजीलैंड को दे देता है $105 मिलियन में 10 साल की लीज के लिए, तो ये अमेरिका करता है। उसके बाद जी 1998 का दौर आता है, हिंदुस्तान एटमी धमाके करता है, पाकिस्तान कहता है जी हम भी करेंगे एटमी धमाके, और अमेरिका पाकिस्तान पे पाबंदियां लगा देता है। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे, वो क्या कहते हैं इस हवाले से सुनिए। We were therefore left with no alternative but to develop our own nuclear deterrent capability. No sanctions can make us renounce this capability. तो जी उन्होंने कहा कि जो मर्जी पाबंदियां लगा लें, ये रियासत पाकिस्तान का मौकिफ था, लेकिन हम एटमी धमाके तो करेंगे, आगे लेकर जाएंगे इसको। 9/11 हो जाता है, प्रेसिडेंट बुश हैं अमेरिका में,
वो कहते हैं you're either with us or against us, और स्टोन एज की धमकी मिलती है पाकिस्तान को। जनरल मुशर्रफ साहब कहते हैं we are with you। ये भी देखिए। Shortly after 9/11, Secretary Colin Powell came in and said, President Musharraf understands the stakes and he wants to join and help rout out an enemy that has come and killed 3,000 of our citizens. And may I very briefly say, and what I explained to the President, that this is a holistic approach that we are taking to fighting terrorism in Pakistan. This deal is not at all with the Taliban. As I said, this is against the Taliban actually. This deal is with the tribal elders of North Waziristan Agency. We are in the hunt together against these people. तो मुशर्रफ साहब कन्विंस कर रहे थे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम आपके साथ हैं और हम इस जंग में आपके साथ हैं। अमेरिका बदले में $20 अरब की एड देता है पाकिस्तान को। अब इमरान खान साहब उस वक्त ऑपोजिशन में थे और ऑपोजिशन में होते हुए वो बार बार कहते रहे कि इस जंग में पाकिस्तान को नहीं डलना चाहिए, और $20 अरब की जो एड मिली है, इमरान खान ने मुख्तलिफ मौक़ों पे कहा कि हमें तो $100 अरब से ज़्यादा मईशत में नुकसान हो गया है, तो $20 अरब का हमने क्या करना है। उसके अलावा 70,000 से 80,000 से ज़्यादा तकरीबन हमने जानों का नुकसान उठाया है। लेकिन अमरीका इन तमाम कुर्बानियों के बावजूद कहता है डू मोर। ये अमरीका का मुतालबा होता है। बहरहाल मजीद कुछ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज की डेट में आ जाते हैं। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अमेरिका को एक दफा फिर पाकिस्तान की जरूरत है। अफगानिस्तान से अब मुकम्मल इनखला करने जा रहा है अमेरिका। तालिबान दोबारा स्ट्रांग हो रहे हैं। आज की भी खबर है, पता नहीं कितने और अजला पे तालिबान ने कब्जा कर लिया, तकरीबन 200 अजला तक कंट्रोल चला गया। टोटल 450 अजला है अफगानिस्तान में। अमेरिका को अब फिर पाकिस्तान की जरूरत है। अमेरिका फिर पाकिस्तान से एयरबेस मांग रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इमरान खान कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। सुनिए। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. एक तो कह दिया बिल्कुल हम जगह नहीं देंगे इमरान खान साहब ने। दूसरा, न्यूयॉर्क में जब इमरान खान थे तो एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अमेरिका को, अमेरिकी लोगों को, उनकी हुकूमत को ये एहसास दिलाया कि आप लोगों ने तकरीबन $1.5 खरब खर्च किया है पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में। आपको मिला क्या है उसमें से? और जब आप $1.5 खरब जंग पे लगा रहे थे, उस टाइम पे चाइना फर्स्ट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर रहा था। और यहाँ पे मैं अभी अमेरिका में आया हूँ, उन्होंने कहा तो सड़क पे मुझे बाकायदा तौर पर झटके लगे हैं, सड़क खराब थी और एंकर्स ऐसे इस बात पे प्राइम मिनिस्टर की। ये सुन ले, फिर मेहमानों का तारुफ करा। I kept opposing. I kept saying there is no military solution only because you only have to know the history of Afghanistan. Someone should ask. I mean, if I was an American, I would ask that $1.5 trillion at least have been spent in Afghanistan. While the US was pouring money in Afghanistan in this futile war, the Chinese were developing first world infrastructure, and you just have to go to China to see the way their infrastructure is. And I'm in New York and I'm watching the car bumping around here. That money was wasted. उन्होंने कहा जी फर्स्ट वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना गए चीनी, और यहाँ पे न्यूयॉर्क में कार बम्पिंग ओवर हेयर, झटके लग रहे हैं सड़क के ऊपर। तो वो हंसे और एंकर ने कहा कि आप इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा हमें साउंड कर रहे हैं जैसे ब्रॉन्क्स वहाँ पे है जगह न्यूयॉर्क में, उसका कोई वोटर है। तो बहरहाल एक तगड़ा स्टांस लिया है इमरान खान ने इस वक्त। अब आगे क्या होने जा रहा है, सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होगी पाकिस्तान के लिए,